नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा 8वीं क्लास का टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए किस प्रकार व्यापार करने जो कंपनी आई थी और किस प्रकार वो इस सत्ता की स्वामी बन गई। देखिए मुगल बादशाह है औरंगजेब, वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था जिन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 में हो गई। 1707 में उनकी मृत्यु के पश्चात इस राज्य को नियंत्रित करने वाला कोई शक्तिशाली मुगल बादशाह नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहुत से मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार ये अपनी ताकत दिखाने लगे और अपनी अपनी रियासतें कायम करने लग गए। तो जैसे जैसे अलग अलग हिस्सों के अंदर ये ताकतें सिर उठाती गई तो नई नई रियासतें सामने आती गई और इसका परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली अधिक दिनों तक एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी और दिल्ली का वैभव खोने लगा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत सामने आती है। देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात की जा रही है तो हम देखते हैं कि 1757 ये प्लासी का संघर्ष हुआ था, 1764 ये बक्सर का संघर्ष हुआ था। ये ऐसे युद्ध थे जिन्होंने यहाँ अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो इन युद्धों के बाद लगभग ब्रिटिश सत्ता है वो उभरने लग गई। लेकिन जब अंग्रेज पहले आए थे तो वो सत्ता प्राप्त करने के रूप में नहीं आए थे, बल्कि वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ आए थे। उनका उद्देश्य व्यापार था। लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसी परिस्थितियां मिलती चली गई कि जो व्यापार करने के लिए लोग आए थे वो इस साम्राज्य के स्वामी ही बन गए। तो ऐसी परिस्थितियां क्या हुई, देखिए इस चित्र की बात कर लेते हैं चलते चलते। क्या कैप्टन हडसन है, उनके द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का एक चित्र दिया गया है। देखिए 1857 की क्रांति के बाद का चित्र है, या यूं कहे जब 1857 की क्रांति लगभग समाप्ति की ओर थी तब का चित्र है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में भारतीय जनता है वो अभी भी दिल्ली की सत्ता पर जो मुगल बादशाह बैठा था उसी को अपना बादशाह मानती थी और प्रतीक के रूप में वो यहाँ का सम्राट था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारी विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनको बर्मा रंगून भेज दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि उनके सामने ही उनके बेटों को मार दिया गया था। तो इस प्रकार बहादुर शाह जफर ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने अंग्रेजों के द्वारा उनके पुत्रों को मारा गया और बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 के अंतिम दिनों में स्थापित हुई थी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में एक चार्टर या इजाज़तनामा इनको दिया। इस इजाज़तनामे के अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक एकाधिकार मिल गया। अब जो इजाज़त या चार्टर ब्रिटिश रानी से इस कंपनी को मिला था उसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई दूसरी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होड़ नहीं कर सकेगी। इस चार्टर के सहारे समुद्र पार जाकर नए इलाकों को ये कंपनी खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा से कोई भय नहीं था, क्योंकि भी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए दूसरी कंपनी को अब अधिकार नहीं था जहाँ जाने का। इसलिए कोई कंपटीशन ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं करना था, इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं थी तो कमाई भी अच्छी हो सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से या यूं कहे कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे चीजें सस्ती खरीद सकती थी और उसे उच्च दाम पर या ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। यहाँ अपने को एक साइड में मैप दिया गया है जो 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते का मैप है। इस मैप की बात करें तो देखिए किस प्रकार ये ब्रिटिश आइसलैंड से है, वो हिंद महासागर से होते हुए और केप ऑफ गुड होप होते हुए हिंद महासागर को पार करके किस प्रकार वो
भारत तक पहुँचे। इस प्रकार के रास्ते को यहाँ संकेत किया गया है। तो ये जो रास्ता है, हालांकि अंग्रेज यहाँ पहुँचे उससे काफ़ी पहले ही यहाँ पुर्तगीज पहुँच चुके थे। ठीक है, तो हमने बात की कि वाणिज्यिक कंपनी मोटा मुनाफा तब कमा सकती थी जब कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हो। तो ये जो शाही दस्तावेज था या चार्टर था या इजाजतनामा था, वो इंग्लैंड की कंपनी को तो रोक सकता था, लेकिन दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में जाने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। यानी जब केप ऑफ गुड होप के रास्ते यहाँ हिंद महासागर को पार करके ब्रिटिश लोग पहुँचते, उससे पहले ही पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और गोवा में इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। पुर्तगाल के खोजी यात्री थे वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा। उन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज कर ली थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक यहाँ डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ सामने आ गए थे। एक बात को आप ध्यान रखें कि जब यहाँ भारत में अंग्रेजी कंपनियों के या यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियां भारत आई थी, उसके बाद डच लोगों का भारत आना हुआ था और तीसरे नंबर पे हम देखें तो अंग्रेजी कंपनी है वो यहाँ भारत आई थी और चौथे नंबर पे देखें तो डेन थे और पांचवें नंबर पे देखें तो फ्रांसीसी आए थे। इस प्रकार एक ये सूत्र बन सकता है, फूड अंडे फ्राई। ठीक है, जिसके द्वारा आप संकेत लगा सकते हो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, इस क्रम में ये आए थे। अब समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी और यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम आदि की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, तो मुनाफा गिर गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को समाप्त कर दे। यदि प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां जब समाप्त हो जाएंगी तो उनको लाभ हो सकता था। तो लिहाजा अब बाजार पर कब्जा करने के लिए व्यापारी कंपनियों के बीच एक लड़ाइयों की शुरुआत हो गई और वो लगातार बाद में चलती रही। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में उसके रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। इस प्रकार जिस भी कंपनी को मौका मिलता वो इस प्रकार के काम करती, कंपनी के जहाज़ों को डुबोना, रास्ते में रुकावटें खड़ी करना, माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोकना। तो ये जो काम चल रहा था वो अब तक व्यापार के रूप में था और ये व्यापार हथियारों की मदद से ही चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। यानी जब अपनी बस्तियों को किलेबंद करेंगे, व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे, तो स्थानीय शासकों से इनका टकराव होना लाजमी है। तो वो टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग अलग रखना अब कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। यानी कंपनी केवल व्यापार के लिए आई थी, लेकिन अब दूसरी कंपनियों से संघर्ष करना और साथ ही साथ अपनी बस्तियों को किलेबंद करना, व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिश करना, ये ऐसी बातें थी जो स्थानीय लोगों को या शासकों को भी टक्कर करने में मजबूर कर रही थी। और इस कारण व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं रह पाए और कंपनी को दोनों को साथ लेकर चलना पड़ा और इसकी परिणति क्या हुई, अनेक प्रकार के युद्धों के रूप में देखने को मिली। अगला हमारा बिंदु है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखो, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1661 के अंदर 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे।
इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? फैक्टर। और वही फैक्टर आज क्या हो गया? फैक्ट्री हो गया। ठीक है। और फैक्ट्री है, उसमें वेयर हाउस होता था और उस वेयर हाउस में उन चीज़ों को रखा जाता था जिनका निर्यात करना था। और यहीं पर उन फैक्ट्री वाले अधिकारियों के दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार उनका फैलता गया, कंपनी ने क्या किया? सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास ही आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। तो लोग यहाँ आसपास आकर रहने लगे। 1696 तक क्या हुआ कि इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ी आबादी हो चुकी थी। और 2 साल बाद उसने मुगल बादशाह को या मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और आज से कोलकाता कहा जाता है। देखिए ये 3 गांव कौन से थे? इनमें 3 गांव थे, कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता का गठन किया गया था। अब देखिए कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसको अपना व्यापार बढ़ाना था, उसको अपना मुनाफा बढ़ाना था, तो उसको ये सब करना जरूरी था। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे और निजी व्यापार करते थे उनको ये छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी क्या किया? शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। यानी औरंगजेब का फरमान केवल कंपनी के लिए था, लेकिन निजी व्यापार करने वाले लोगों ने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। अब जो शुल्क नहीं मिला तो बंगाल का राजस्व लगातार घटता गया, यानी बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते? यानी मुर्शीद कुली खान को फिर इस स्थिति का विरोध करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, इन विरोधों के कारण ही युद्धों की परिणति होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में, कब की बात है? 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव बढ़ता चला गया। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो बंगाल के ये नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे, क्योंकि उस समय तक औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ जो उनको नीचे रख पाता। तो बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। और दूसरी कुछ क्षेत्रीय रियासतों की भी ऐसी ही स्थिति थी जो अपनी ताकत दिखाने लगी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब बने और ये सभी शक्तिशाली थे। इन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। यानी आपको कंपनी के व्यापार का जो अधिकार दिया गया है उसके बदले आप हमें नजराने देंगे, और उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। यानी कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नवाबों ने नहीं दिया, और साथ ही साथ जो कंपनी किलेबंदी कर रही थी उस किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। और कंपनी पर बाद में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, जिससे बंगाल के नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। यानी किलेबंदी को बढ़ाने से रोका, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और बताया कि बंगाल की राजस्व की वसूली है वो कंपनी के कारण कम हो रही है, जिससे बंगाल के नवाब है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। लेकिन कंपनी क्या थी? वो टैक्स चुकाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। यानी कंपनी ने क्या लिखी? अपमानित चिट्ठियां लिखी और इसके आधार पर उन्होंने अपमानित करने का प्रयास कर दिया। कंपनी का क्या कहना था कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। यानी कंपनी चाहती थी कि बंगाल की सरकार है वो शुल्क हटा ले तो व्यापार फलेगा फूलेगा। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी भी बढ़ानी पड़ेगी, उसे गांव भी खरीदने पड़ेंगे और उसे किलों का निर्माण भी पुनः करना पड़ेगा। तो ये टकराव दिनों दिन बढ़ते चले गए और अंततः टकराव इतने बड़े कि उसकी परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, अब देखिए प्लासी का युद्ध।
सबसे पहले पलासी नाम के बारे में जानकारी दूं कि पलासी किस प्रकार का नाम बना हुआ है। ठीक है, देखिए पलासी, देखिए पलासी जो नाम है दरअसल पलास यानी पलासी नाम था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया और पलासी कर दिया। देखिए यहाँ पलास नामक पौधा पाया जाता है और पलास नामक पौधे के कारण ये क्षेत्र पलास कहलाता था। और पलास के फूल है वो काफ़ी खूबसूरत लाल होते हैं, जिनसे गुलाल बनाते हैं और होली पर इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। और जब पलास के फूल लगते हैं तो वो लाल पीले पीले केसरिया से होते हैं, जिन पर धूप की जब रोशनी पड़ती है तो दूर से देखने पर आग जलती हुई दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग जल रही हो, इसलिए पलास को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना गया। अब देखिए पलासी का विषय, देखिए 1756 में क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दीन खां, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला एक मजबूत शासक थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और सुविधाएं आसानी से दे। कठपुतली यानी जिसे अंग्रेज अपने हाथों से नचा सके। कठपुतली क्या है, एक इस प्रकार का खिलौना से धागों से नचाया जाता है। तो कंपनी चाहती थी कि बंगाल का नवाब कोई कठपुतली शासक हो जो कंपनी को व्यापारिक रियायतें दे दे और सुविधाएं आसानी से दे दे। और कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बनाया जाए। कंपनी को अब कामयाबी नहीं मिली। जवाब में क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कंपनी को हुक्म दिया कि उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें और किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब ये बातें नवाब ने कही तो दोनों पक्ष अब पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। यानी कलकत्ता की कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर 30,000 सिपाहियों के साथ जब नवाब ने हमला बोला तो नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया और घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा करने के लिए उधर का रुख कर लिया। यानी कुल मिला के नवाब अब अंग्रेजी की सत्ता पर भारी पड़ गया था। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर जब मद्रास कंपनी को चली तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। किसको भेजा? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, अब देखिए इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ सेनाई थी उसको नौसैनिक बेड़े की मदद मिली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। ठीक है, अब लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा, जिसका बड़ा मुख्य कारण था सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर की विश्वासघाती नीति या मीर जाफर की कारगुजारी। यानी मीर जाफर वो अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिलाया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इस प्रकार मीर जाफर को जब लालच दिया गया तो उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। अब देखिए यहाँ एक टॉपिक दिया गया, संपन्नता का आसमान। देखिए इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के सम्मुख एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी। यानी विलियम पिट जो विदेश मंत्री थे उनको भेजी गई 1759 को। और उसमें क्या लिखा था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ठीक है, अब नवाब की शिकायतें क्या थी। देखिए 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने की थोड़ी सी जमीन दे दो। जब उन्हें जमीन मिल गई तो उन्होंने वहां पर मजबूत किला ही खड़ा कर दिया।
इसके चारों गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर तो उन्होंने न जाने कितनी तोपें लगा दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार भी कर लिया और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। ये शिकायत किसकी थी? नवाब की शिकायत थी। अब देखिए, प्लासी है, उसका अपने आप में इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है। देखिए, प्लासी का महत्वपूर्ण क्यों है? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर राजा बन गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े किया जाए तो बढ़िया था और किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही नहीं थी। यानी राज्य की मदद लेकर व्यापार करें, मुनाफा कमाएं, तो उससे बड़ी बात क्या थी? लड़ने की जरूरत कहाँ थी? कंपनी को जल्दी एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना ही पड़ेगा। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया तो कंपनी ने मीर जाफर को हटाया और इसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और मीर कासिम को अंग्रेजों के सामने हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया और पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया। यानी 1757 में सिराजुद्दौला तो प्लासी के युद्ध में मारा गया और अब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम को बंगाल से बाहर निकाला गया और मीर जाफर को वापस नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसा बंगाल से ही चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने अब ये ऐलान कर दिया, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी 1765 में क्लाइव ने क्या ऐलान किया कि अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। तो अब प्लासी और बक्सर की परिणति से ऐसा हो गया था। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब जब कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई तो कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, कठपुतली साथ से कट गए। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले ही लेनी पड़ती थी। यानी ब्रिटेन से जो सोना चांदी आता था उससे ही ये चीज़ें यहाँ खरीदते थे। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना डालने की जरूरत ही नहीं रही। जो सोना चांदी बंगाल आता था ब्रिटेन से, अब वो आना बंद हो गया। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चलाने लगी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को भी संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों की लागत का उठा सकती थी। यानी किले निर्माण करने के लिए, दफ्तरों के लिए जो लागत चाहिए वो भी वो उठा सकती थी। अगला हमारा बिंदु है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। देखिए, जो नवाब है वो नवाब का ही एक रूपांतरित रूप है। ठीक है, देखिए नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत आ गई थी। क्या आ गई थी? सत्ता और ताकत। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी अब नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लग गया था। देखिए, प्लासी के संघर्ष के पश्चात, किसके पश्चात? प्लासी के संघर्ष के पश्चात की बात है। बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे, ठीक है, के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। किस युद्ध के बाद? प्लासी युद्ध के बाद नवाबों को बाध्य किया गया कि वो निजी तोहफा अफसरों को दे, और ये तोहफा क्या था? ज़मीन और बहुत सारा पैसा था। देखिए, जब लॉर्ड क्लाइव है उसकी हम बात करें
तो वो भारत में बेहिसाब दौलत है वो कमा कर लौटा था। इसने बेहिसाब दौलत इकट्ठा की थी। देखिए 1743 की बात है, वो इंग्लैंड से मद्रास या चेन्नई आया था, और जब वो 1743 में भारत आया था तब उसकी उम्र केवल 18 साल थी। लेकिन जो वो 1767 में वापस गया, यानी वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए वो 1767 में भारत से रवाना हुआ, तब उसकी दौलत देखिए। देखिए यहाँ जो दौलत अपने को दे रखी है 401 102 पाउंड के बराबर। देखिए इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके, अगर भारतीय पद्धति में आप पढ़ोगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 4,01,102 पाउंड। लेकिन वहीं चूंकि पीछे से 3 अंक छोड़कर कोमा दिया गया है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद देखिए हजार, 10,000, 100,000। तो इसको क्या पढ़ेंगे? उसकी दौलत 401,102 पाउंड के बराबर थी। अब दिलचस्प बात यह कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले हुए भ्रष्टाचार को कम करने का काम दिया गया था। यानी कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैल चुका था, उस भ्रष्टाचार को कम करने का काम ही रॉबर्ट क्लाइव को दूसरे कार्यकाल में सौंपा गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पर 1772 में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसे भ्रष्टाचार पर सफाई भी देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। हालांकि उसे भ्रष्टाचार से तो मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया, लेकिन उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। ठीक है, यानी जिसको भ्रष्टाचार रोकने के लिए भेजा गया था उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्योंकि वो अकूत धन संपत्ति है वो लेकर लौटा था। देखिए क्लाइव है वो अपनी एक स्थिति बताता है कि वो खुद को कैसे देख रहा था। उसने इसका लिखा भी है कि प्लासी की जीत ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ तो ताकतवर राजा मेरे कदमों में था, वो मेरे इशारों पे चल रहा था, और पूरा शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच में गुजर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये बात रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अपने अध्यक्ष को लिखी गई। ठीक है, अब देखिए इन बातों से पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव है वो अकूत धन संपत्ति इकट्ठा कर पाया। देखिए कंपनी के सभी अफसर है वो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही कईयों की मौत हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें से बहुत सारे अफसर है वो साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमा लें और ब्रिटेन में जाकर वो लौट कर वहाँ आराम की ज़िंदगी गुजारें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए वे वहाँ आलीशान जीवन जीने लग गए और उन्हें वहाँ के लोग नबोब कहकर पुकारने लगे। दरअसल ये नबोब शब्द है वो भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। अब देखिए इस प्रकार नवाब शब्द सामने आया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाने लगा था। कुल मिलाकर ये अकूत धन संपत्ति ले जाकर वहाँ वैभव का जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट है कंपनी का फैलता साम्राज्य। देखिए कंपनी ने जो एक व्यापार के लिए यहाँ कदम रखा था, लेकिन बाद में उसने अपना साम्राज्य फैला लिया। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आ जाती हैं। क्या किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। यानी वो इलाका अनजान है तो कंपनी ने सीधा कभी भी सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने हमला करने की बजाय उस क्षेत्र या उस रियासत के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। देखिए बक्सर की लड़ाई जब 1764 की हुई थी, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए
क्या तैनात किए? रेजिडेंट। देखिए, रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे, क्योंकि रियासत के पास देखिए रेजिडेंट है, अंग्रेज टुकड़ी है, वो लगातार रहती थी, तो वो दखल देने लगे। अब दखल क्या देते? अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। ठीक है, जो रियासत इस बंदोबस्त को या यूं कहे सहायक संधि को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी अब सहायक संधि मानने वाली रियासतों के पास अपनी सेना रखने का अधिकार खो जाता था, उसे कंपनी की तरफ से ही सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना जो रखी जाती थी, उस सहायक सेना के रख रखाव के लिए, ठीक है, यानी कंपनी जो सहायक सेना छोड़ती थी, उस सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को वो रियासती पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनका इलाका अपने कब्जे में ले लिया करती थी। इस प्रकार इलाके कंपनी के बढ़ते चले गए। उदाहरण के लिए हम बात करें, जब रिचर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल थे, यानी उनका काल कब का था? 1798 से 1805 का काल लॉर्ड वेलेस्ली का था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि नवाब है वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। यानी कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा रियासत के अंदर सहायक सेना रख दी और उस सहायक सेना के रख रखाव का खर्चा सारा उस रियासत के नवाब को ही देना पड़ता था। तो अवध की ने क्या किया? ये पैसा नहीं चुका पाए तो आधा राज्य क्या हुआ? कंपनी के कब्जे में चला गया। इसी आधार पर हैदराबाद रियासत है, उसके भी इलाके कंपनी द्वारा छीन लिए गए। एक बात याद रखें, सहायक संधि का यदि पहली रियासत देखें जो शिकार बनी थी तो वो हैदराबाद ही थी जो शिकार बन गई थी। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? देखिए, जो कंपनी का रेजिडेंट रखा जाता था वो क्या करता था? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है और हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। ठीक है, यानी उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मनचाही निषेधाज्ञा यानी मनचाहा निर्देश वो दे सकता है। निषेधाज्ञा ना निर्देश। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, दबा रहता है, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक वो काम करता रहता है, तो सारी चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चलता रहता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और पैदा होता है, उथल पुथल पैदा हो जाती है। यानी राजा कोई ऐसा रास्ता भी नहीं अपना सकता था जिसके कारण कोई टकराव पैदा हो। अगर ऐसा रास्ता अपनाया जाता तो टकराव होती और उथल पुथल होती थी।